Now that we have studied the different components, we will go to the operation of this entire system. Now, two types of operation: semi-automatic, automatic. Automatic pressurization. Always remember, कोई एक टाइम पे एक ही CPC काम कर सकता है. Now, questions get asked, when does one computer change over to the other? And you will not only be asked this once, you will be asked this several times across several other systems. For example, एक CPC दूसरे CPC पे कब चेंज होता है? एक LGCAU दूसरे LGCAU पे कब चेंज होता है? एक BSCU का चैनल दूसरे BSCU के चैनल पे कब चेंज होता है? एंड मोर. ठीक है. SFCC चेंज होते हैं? नहीं. ELACs चेंज होते हैं? नहीं. सो इनका ना एक स्टैंडर्ड आंसर होता है. मे बी आफ्टर टचडाउन, रिट्रैक्शन ऑफ द लैंडिंग गियर, एक्सटेंशन ऑफ द लैंडिंग गियर, आफ्टर टेक ऑफ. ये 3-4 जगह ये आपको याद रखनी है. तो एक पॉइंट ये रहेगा. दूसरा पॉइंट हमेशा रहेगा फेलियर ऑफ द फर्स्ट वन. ठीक है. कॉमन क्या है दोनों में? फेलियर ऑफ द फर्स्ट वन. सो जब भी कोई भी एक CPC फेल करेगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली टेक ओवर. इजी. एंड चेंज ओवर कब होता है? 70 सेकेंड आफ्टर टचडाउन. मेन लैंडिंग गियर तुमने जहाज जाके बजा दिया, वहां से 70 सेकंड ये लो, चेंज ओवर हो जाएगा. इस 70 सेकंड पे चेंज ओवर होता है ना, इससे बहुत पहले सारी चीजें हो जाएंगी. आउटफ्लो वाल्व को फुल ओपन कमांड जाएगा, डीप्रेशराइजेशन, सब कुछ 70 सेकंड के अंदर हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे लैंडिंग के टाइम पे. सो as I told you, there are 4 modes of operation. You have ground, pre-pressurization, pressurization in flight, and depressurization. Depressurization के बाद guess करो कौन सा मोड आएगा? ग्राउंड मोड ही आएगा. Okay. So now in the ground mode, बहुत simple है. Whatever happens, the outflow valve should be fully open. Whatever happens, the outflow valve should be fully open. How do you close the outflow valve on ground? You press the ditching push button. Easy. Opening the outflow valve क्या करेगा? बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर इक्वलाइज कर देगा. राइट. सो डेल्टा P will be 0. ये तो हो गया टेक ऑफ अगर सबसे पहले. लेकिन जब तुम लैंडिंग के बाद आ रहे हो तो भी हमें आउटफ्लो वाल्व फुल्ली ओपन करना है. सो व्हाट इट डज इज इट सेंड्स अ सिग्नल to open the outflow valve completely. How many? 55 seconds after touchdown. क्योंकि 15 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? CPC चेंज ओवर हो जाएगा. Got it? So ground mode में you need to remember 2 points. The outflow valve should be fully open and the cabin should be depressurized. Number 1. Number 2. After touchdown, 55 seconds after touchdown, a full open command is given. Any doubts in ground mode? ग्राउंड मोड का एक बिफोर टेक ऑफ वाला है, आफ्टर लैंडिंग वाला भी है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्री प्रेशराइजेशन, प्रेशराइजेशन इन फ्लाइट एंड डीप्रेशराइजेशन. ये सब कुछ रनवे पे. ग्राउंड मोड में जब तक तुम टैक्सी लाइनअप ये सब कर रहे हो, ग्राउंड पे पार्किंग वे पे हो, लैंडिंग के बाद तुम टैक्सी वे से निकल गए हो, ये सब ग्राउंड मोड में आएगा. ये जो 3 मोड है केवल और केवल इन फ्लाइट के लिए. नॉट ओनली दिस, प्री प्रेशराइजेशन एंड डीप्रेशराइजेशन ये दोनों रनवे पे. दिस इज फॉर टेक ऑफ, दिस इज फॉर लैंडिंग. Now, how do you understand? How does the CPC understand that you are taking off? Thrust lever will be at toga or flex. Landing gears will be compressed. ऐसे ही पता चलेगा. और कैसे पता चलेगा? Take off config test push button is pressed. Now, outflow valve बंद हो जाता है जैसे ही तुम थ्रस्ट लीवर्स को टोगा पे डालोगे या फ्लेक्स पे डालोगे. Okay. Pre-pressurization happens to field elevation. So, what is my field elevation at Delhi? 777 feet. Okay. मेरे आजू बाजू कुछ बाहर QFE रहेगा, स्टेशन लेवल प्रेशर, है ना. लिख लो QFE एट दिल्ली इन PSI, गूगल कर लो.
QFE at Delhi in PSI. कितना आ रहा है? So you looked it up on Google. How much did you find? 14.25. आउटसाइड एयर प्रेशर उतना ही है. मेरे CPCs वो सेंस कर रहे हैं. अब वो क्या करेगा? जब मैं टोगा डालूंगा वो मेरे आउटफ्लो वाल्व्स को क्लोज करेगा. And he will make sure that the cabin altitude reduces. The cabin altitude reduces. That means the aircraft becomes pressurized. Pressurize करोगे तो altitude कम होता है ना. Pressure बढ़ेगा means altitude कम होता है. So he makes sure that my cabin altitude reduces and my aircraft gets pressurized at what? So अब मेरा 14.25 psi है दिल्ली में आउटसाइड एयर प्रेशर. इसमें हम लोग इसको प्रेशराइज कर देंगे 14.35 तक प्लस 0.1 psi. और जब मैं इसको प्रेशराइज कर रहा हूँ तो एक रेट ऑफ प्रेशराइजेशन होगी. वो रेट ऑफ प्रेशराइजेशन होगी 400 फीट पर मिनट. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है. ये क्यों किया जाता है? सिंपल एक सेंटेंस है. टू प्रिवेंट अ प्रेशर सर्ज ड्यूरिंग ड्यूरेशन. कहीं पे भी इसके बारे में क्वेश्चन मिले, यू शुड रिमेंबर दिस इज द की लाइन. व्हेन डज इट हैपन? ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेक ऑफ पाथ. इट कैन बी फ्लेक्स, इट कैन बी टोगा. नेक्स्ट, once you are out of the ground, you have rotation done. Now the aircraft is in the air. Your wheels are up, landing gear has retracted. Now the pressurization profile will look in a certain way. As your cabin altitude increases, as your aircraft's altitude increases, the cabin altitude also increases in proportion. उनके पास एक प्री डिफाइंड टेबल रहती है. इतने ऑल्टीट्यूड पे इतना प्रेशर, इतने ऑल्टीट्यूड पे इतना कैबिन ऑल्टीट्यूड, इतने ऑल्टीट्यूड पे इतना कैबिन ऑल्टीट्यूड होना मांगता है. वो कहां तक लेके जाएगा कैबिन ऑल्टीट्यूड को? 8000 फीट तक लेके जाएगा. उससे ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाएगा. Let's say you have reached the cruise. He will make sure that the cabin altitude does not exceed 8000 feet. And मान लो बाहर प्रेशर कम हो रहा है, then he will make sure that my delta psi does not cross 8.2. Now I've put a question mark here. You can open your FCOMs actually and check that there will be a number of MSNs here. There will be a number of MSNs जिसमें हर एक में अलग अलग वैल्यूज रहेंगी. कुछ में 8.06 रहेगा, ट्वेंटी वन ट्वेंटी थर्टी. The FCOM that I have उसमें 8.2 psi है. मेजरली सारे एयरक्राफ्ट जितने भी हैं उनमें 8.2 psi ही होता है. Some old aircrafts or some new aircrafts can have different figures. Any doubts? Go to 21, 20, 30. Pressurization flight profile. You'll find it there. 8.06 applicable to all. What FCOM is that? Indigo. Indigo FCOM. Applicable to all? You have put question mark to be checked. Yeah, because I think there was a discrepancy here. मेरे FCOM में it's about 8.2 और वहां पे it's 8.06. ठीक है? That's why I have put a question mark, because it's varying from MSNs to MSNs. Having said that, again, जब तुम descent पे हो, cabin altitude भी गिरेगा जैसे जैसे तुम्हारा aircraft altitude गिरता. Now, in either of these cases, there is a limit. जब तुम descent कर रहे हो, तब तुम्हारा maximum cabin VS कितना है? 750 feet per minute से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. The system will ensure that. Okay? And it will come down so as to reach the landing elevation plus 0.1 psi. अब मान लो दिल्ली में लैंड कर रहा हूँ.
So whatever I went up, this is my aircraft flight altitude. जैसे जैसे मेरा एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड बढ़ा है वैसे वैसे मेरा कैबिन ऑल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है। मेरा एयरक्राफ्ट लेवल ऑफ हो गया, मेरा कैबिन ऑल्टीट्यूड भी लेवल हो गया। मेरा जहाज अभी वापस क्लाइम कर रहा है, मेरा कैबिन ऑल्टीट्यूड वापस क्लाइम करेगा in such a way that this particular altitude never exceeds 8,000 feet and this value never exceeds delta psi of 8.2 or 8.06 wherever you are studying from. तो ये दो लिमिट्स हैं। जब मैं ये कर रहा हूँ, डिसेंट कर रहा हूँ, तभी भी ये कैबिन की ना, कैबिन वर्टिकल स्पीड कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? कैबिन वर्टिकल स्पीड। सो कैबिन वर्टिकल स्पीड कैन नॉट बी मोर देन 750 फीट पर मिनट। लिमिट है, नहीं तो कानों से खून आ जाएगा यार। ओके, एनी डाउट्स? नो डाउट्स? पक्का पक्का? हाँ जी। नाउ व्हाट इज द टारगेट? लैंडिंग एलिवेशन प्लस 0.1 psi। सो आपके पास वो डायग्राम है आपकी आंखों के सामने। लेट्स से तुम्हारा लैंडिंग एलिवेशन यहाँ है, तुम्हारा कैबिन ऑल्टीट्यूड वो नीचे लाएगा और वो इधर तक लेके आ जाएगा। सो नाउ व्हेन यू लैंड, अच्छा मतलब ही इज अगेन प्रेशराइजिंग द एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग लैंडिंग एज वेल। व्हाई सो? गो अराउंड करना पड़ जाएगा तो वापस प्रेशर सर्ज हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट वी प्रेशराइज इट अगेन। एक बार लैंड हो गया तब हमें उसकी प्रेशराइजेशन की जरूरत है? 0.1 psi की जरूरत है? नहीं है। जैसे ही टच डाउन हो जाएगा you will depressurize the aircraft, not you, the system. So why does it do it? To prevent a pressure surge during a go around. Now what is depressurization at landing? जैसे ही touchdown होगा, outflow valve opens slowly at a rate of 500 feet per minute. So you have to remember three cabin rates: 400, 750, 500. Depressurization has to happen from plus 0.1 psi, whatever the field elevation. So अब look, depressurization में outflow valve को fully open करने का already एक signal जा चुका है, तब भी 55 सेकंड्स बाद एक और सिग्नल जाएगा और 70 सेकंड्स बाद चेंज ओवर होगा। सो एट टच डाउन आउटफ्लो वाल्व ओपन्स स्लोली। 55 सेकंड्स बाद फुल ओपन कमांड इज गिवन। 70 सेकंड्स बाद चेंज ओवर। इजी। आप वो सेमी ऑटोमेटिक एंड प्रेशराइजेशन फ्लाइट प्रोफाइल आप पढ़ सकते हो खुद से। यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। There will be an abort mode as well. We can go through it once you have read this. So let's just do the abort mode and then we'll call it a day. Once that is done, we'll finish off controls and indicators the next day. Okay. So what is the abort mode? Tell us. I hope you have the FCOM which has the abort mode. What is the abort mode? It controls the cabin altitude back to what? Back to the altitude pressure of takeoff airport plus 0.1 psi. Okay. It will happen in some case. In what case it will happen? Study it a little later. करता क्या है? It will make sure that the target aircraft altitude comes down to departure airport elevation plus 0.1 psi. Now, abort mode activate कब होगा? जब तुम्हारा जहाज डिसेंड कर रहा है। ठीक है, of course. Now you need to understand that this abort mode has nothing to do with an aborted takeoff. You have taken off already. Okay, so you're somewhere over here. You're in your climb mode. And he will abort the pressurization profile of the aircraft. This has nothing to do with an aborted takeoff or a rejected takeoff. Let me make it very clear to you. I'm going to repeat it again. This has nothing to do with a rejected takeoff.
he is aborting the pressurization profile of your aircraft. Clear? In a way that मैं अगर उसको मैंने हटा दिया, प्रेशराइजेशन प्रोफाइल को हटा दिया, क्यों हटाऊंगा मैं? कब एक्टिवेट होता है? एयरक्राफ्ट 5000 फीट अबव एरोड्रोम लेवल से क्लाइंब नहीं किया और एयरक्राफ्ट 8000 फीट अबव मीन सी लेवल के ऊपर नहीं है. इन दोनों केसेस में से कोई भी एक. तो फॉर एग्जाम्पल तुम दिल्ली से क्लाइंब कर रहे हो, 6000 पहुंच गए तो 6000 फीट, रीच 6000 फीट, abort mode is no longer activated. ठीक है. हाँ, बट अगर तुम वो रीच ही नहीं की हो, लेवल ऑफ कर गया, डिसेंड कर रहे हो, दैट मीन्स क्या? यू आर परफॉर्मिंग एन एयर टर्न बैक. So do you want to increase the stress on the aircraft in such a case? No, no. So if you're performing an air turn back in such a case, abort mode is used. Any doubts in abort mode? बहुत सिंपल है. 5000 फीट अबव ग्राउंड के ऊपर नहीं गया, 8000 फीट के ऊपर नहीं गया और मैं डिसेंड कर रहा हूं. इसका मतलब क्या है? मैं एयर टर्न बैक कर रहा हूं. He will call off the pressurization profile. He will make sure that the aircraft's cabin altitude descends to departure elevation plus 0.1 psi. Any doubts? But in case of an en route, in case of any kind of step climb or step descent, if as per ATC instructions, It will will vary it activate automatically. automatically? Yes. Okay. Okay. Let's resume where we stopped from. Kunal, I cannot see you. Please turn your videos on. So we are now starting with semi-automatic pressurization. What is semi-automatic pressurization? It's again a part of automatic pressurization. Everything is controlled automatically. It controls the entire aircraft based on these four modes or these four operational sections. Okay? Everything is automatic. The only thing is the FMGC is not giving you the input. So in this case, the landing elevation has to be selected and it has to be given to the cabin pressure controllers. How do you do it? You do it by selecting the knob above. Now, if you notice that the knob which is there above, yes, भाई you want to know the abort mode. हाँ Okay, I'll cover it once I'm done with pressurization, Okay. semi-automatic mode. Okay, now if you see this landing elevation wala function, it has these many number of buttons, -2 all the way to 14, and this knob can also be at auto. If this knob is at auto, that means it is in the fully automatic mode. If you move this knob and you select it till here, that means you're telling these cabin pressure controllers that the landing elevation at the airfield that I'm going to land is at -2000 feet, and you can put it up all the way to 14. Okay, now as you can see, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा distance है नहीं. So whenever you rotate the knob, the landing elevation, whatever is the perfect value which is selected, will appear on your cabin pressure page, will appear on your pressurization SD page on your recam, or it will also appear on your cruise page. दोनों में आता है. It appears on both. Clear? And this knob is a really small knob, so it has very limited resolution. तो आपको literally वहाँ पर देख के उसको operate करना है. So your hand will be here, eyes will be there. Okay. Now, I hope you know your limitations. In your limitations, what is the lowest altitude in your aircraft's envelope, and what is the highest altitude in aircraft's envelope? The lowest altitude is -2000 feet, and the highest envelope is 9200 feet, depending from MSN to MSN. There are aircraft which can go all the way up to 12,000 feet as well, again depending on MSN to MSN, and then there are aircraft which can go all the way up till 14,000 feet.
Okay. In India, you do not use aircraft which can go up to 14,000 feet, but Airbus makes aircrafts which can go up till 14,000 feet. Any doubts? It's the same aircraft. It's essentially the same aircraft, but it has been certified for a greater altitude. तो उसके पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं. That's it. Similarly, we have different weight variants of the Airbus A320. There is a particular weight variant with 73,500 kgs as the maximum takeoff weight. The same aircraft can also be certified for 75,500. The same aircraft can be certified for 77,000 kgs as well. But you know what happens is, why do they certify it for 73? Why do they certify it for 79? Whenever an aircraft lands at any given airport, the landing charges are based on the maximum certified takeoff weight of your aircraft. So greater the weight, the greater is the landing charge. Now let's say you are operating an aircraft from Delhi to Jaipur. Will you be operating it at a weight of 73,500 kgs? No. You will be limited by your RTOW or based on your landing weight. So you will never really reach 73,500 kgs. You will always be under 69,000 kgs or 69 tons, something like that. However, if you are landing at Dubai, bringing in fuel from Dubai is profitable for us because fuel is cheap there. Fuel is cheap there. That is why you need aircrafts which have a really, really high maximum certified takeoff mass. When you have something like that, you can use it to tanker fuel all the way from the Middle East all the way to India and make profits out of it. So in such cases, having an aircraft with a greater maximum certified takeoff weight, being it the same aircraft, is profitable for us. Any doubts? Having said that, when is semi-automatic pressurization used? It is used when the FMGC cannot give you data. The FMGC 1 and the FMGC 2 has failed. And in such a case, you will use the landing elevation knob from the overhead panel. Any doubts? In semi-automatic mode? No doubts? Now Sarvesh, you had a doubt in the abort mode, right? Again, I'm going to repeat. Open your FCOM, systems, go to 21, 20, 30. Under 21, 20, 30, go to automatic pressure control mode. In there, you will have a description of all of these different modes that I have taught you right now. Clear? Towards the end, you will have another mode known as the abort mode. Now let us discuss that abort mode in further detail. This was explained in the previous class as well. However, on Sarvesh, your request, I'm doing it again. So, next mode is the abort mode. When is it used? It is used for the purpose of an air turn back. What is an air turn back, Sarvesh? Going back to the airport from where we took off. Absolutely correct. Going back to the departure airport. So what does it do? Can you read it for me, please? If So, the aircraft does not climb after takeoff, the abort mode prevents the cabin altitude from climbing. Cabin pressure is set back to the takeoff altitude plus 0.1 psi. okay. So now, let's say you have this departure airport. Now your aircraft takes off from here and you reach this point. Okay. And you reach this point. Your aircraft takes off and you reach this point. You do not cross this altitude. This blue altitude which I have drawn over here. What is this blue altitude? This blue altitude is lower of 5,000 feet above aerodrome level or 8,000 feet above mean sea level, whichever is lower. अगर आपने इसको क्रॉस नहीं किया है और आप इसके पहले ही डिसेंट करना शुरू कर गए हो, then in such a case वो प्रेशराइजेशन की जो आपकी फ्लाइट प्रोफाइल है उसमें वो जाएगा ही नहीं. In this case, the normal pressurization profile of the aircraft is aborted.
normal pressurization profile is aborted. मतलब आपका एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो आपका कैबिन ऑल्टीट्यूड भी एक प्रोपोर्शन में बढ़ता है, एक प्रोफाइल के हिसाब से, एक रेशियो के हिसाब से, governed by a predetermined law. That entire thing has been aborted. ठीक है, is cancelled. Instead, landing instead the pressure or the cabin altitude का क्या होगा? In this case, the cabin altitude will go back to departure airport, departure elevation plus 0.1 psi. Any doubt, Sarvesh? Is your doubt cleared? Yes. You may make a note of it. Good that you've done writing. We can lower your hands. We can start with manual pressurization. You can open up manual pressurization on your FCOMs as well alongside and follow with me. Now, when you're doing manual pressurization, it's basically you're controlling the outflow valve with the help of a switch, with a toggle switch. Now, when does this happen? When do you have to do it? When you have to manually depressurize the aircraft for the purpose of, let's say, removal of smoke and n number of things. Now, if the cabin pressure controller 1 plus 2 fails, if the CPC 1 and 2 fails, automatic pressurization is lost. Semi-automatic is also lost. But now Airbus has given us a way by which you can manually toggle the outflow valve. But in order to activate it, you need to press a switch. That is the mode selector switch. When you press the mode selector switch, as I've told you and briefed you before, यहाँ पे एक मैन लाइट है. ये कौन से कलर में आती है? White. Man light in white in color. ठीक है. Always remember, whenever a particular switch has an automatic function, the words auto are written right next to it. Okay, when you press it, man gets selected. That means this button, this switch, toggle switch, is gonna be used. Easy. So this is a spring-loaded toggle switch on the overhead panel. Easy. That is going to be used. In order for that to happen, we need to first cut off the power supplies to the electrical motors running from CPC 1 and 2. As I told you in the previous class, we have 3 electrical motors controlling the outflow valve. Motor 1, 2 and 3. 1 and 2 are governed by CPC 1 and 2. So is the power to CPC 1 and CPC 2 gone? No. The power, electrical power to CPC 1 and CPC 2 is intact. The electrical power to the motors is cut off, so that they cannot resist the change that I am doing manually. Okay. Now I have a spring-loaded toggle switch on the overhead panel. What does this particular switch control? Does it control the cabin altitude? Does it control the outflow valve? No, it controls the cabin VS. Okay. Now this controls cabin vert speed. Now why is it spring loaded? It is spring loaded so as to prevent high cabin vertical speed. As Subal, you told me the other day, we will press and hold it. No, you will not press and hold it. It's once, twice. Every single time you toggle it, the cabin VS changes by approximately 150 feet per minute. Okay. And the other day we also discussed the operation of the outflow valve. Okay. And whenever you're in the manual mode, you need to remember the system is designed to operate slowly. So let's say you toggle the man VS to up. What do you expect the cabin altitude to go in a straight and level flight? तुमने man VS control लिया, तुमने उसको toggle up किया. What will happen to the cabin altitude? What will happen to the outflow valve? What will happen to the pressure inside? Okay, wait. Sarvesh will answer me. You're in straight and level flight. Toggle the man VS control to up. What will happen to the outflow valve?
केविन वीएस का पूछ रहे हो ना? Simple question. You use the switch, man word speed control, man vs control, यस. toggle it up. Toggle position आप उसकी up में डाल रहे हो. What will happen to the outflow valve? क्लोज. Correct. It will close. What will happen to the cabin altitude, Kunal? It will increase. Sorry? It will increase. Increase is correct. Subal, what will happen to the differential pressure? It will decrease. Am I audible? You're audible. Differential pressure will decrease, right? तो तुम cabin VS अगर बंद up कर रहे हो, outflow valve close होगा, correct? Who all agree? I disagree. Okay, why do you Open होगा disagree? ना? Open होगा? आप पे तो ओपन होता है. अब पे ओपन होगा. हाँ. केविन ऑल्टीट्यूड और वीएस बढ़ेगा, डिफरेंशियल प्रेशर कम. 3 क्वेश्चन बाद याद आ रहा है. प्रेशर नहीं. कम करके 3 क्वेश्चन बाद याद आ रहा है. क्या सिखाया था लास्ट डे? नो रिविजन, नथिंग. सर ताली 2 हाथ से बचती है. Remember this chart, Sarvesh. So whenever you press your man toggle VS to up, think about it. What does the system want you to do? The vertical speed of the cabin wants to go up. The cabin altitude wants to go up. Cabin altitude कब बढ़ेगा? जब प्रेशर कम होगी. प्रेशर कम कब होगी? जब आउटफ्लो वाल्व खुलेगा. So VS up means outflow valve opens. Cabin altitude goes up. The word speed of the cabin altitude goes up. A positive word speed is established. The differential pressure will come down. Clear? This is the second time I'm explaining this to you guys. Next, ECAM warning कौन देता है? CPC 1 देता है. तो CPC 1 की अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई गई इन मैनुअल मोड, ECAM वार्निंग्स चली जाएंगी. Okay? Now, any doubts in this line? Any doubts in this line? Naina? Now you need to remember, whenever you press the outflow valve, whenever you press the cabin manual control push button and you put it to manual mode, इसके automatic functions तो बंद हो जाएंगे. So on ground, आपको aircraft को depressurize करना पड़ेगा. So for that, whenever you have to depressurize the aircraft, आपको cabin man VS को up and hold करना है. तो outflow valve basically आप command करो full close कर, open करने के लिए. Now, अगर तुम ditching use कर रहे हो and your CPCs have failed and then you have to ditch the aircraft, then in that case you can still close the outflow valve completely, but cabin man VS तुमको manual पे लेना पड़ेगा and तुमको उसको full down and hold करना पड़ेगा. Okay, now in such a case, as I told you, there are a few restrictions in the cabin word speed के rate में. In the case of pressurization, pre-pressurization and depressurization, it's 400 and 500 respectively, right? 400 and 500 respectively, and during the flight the depressurization maximum rate is 750 feet per minute. When you are in manual mode, this is the restrictions. Any doubt? This is all about CPCs. This is all about cabin pressure controllers.
No doubts? Let's proceed forward with the next computer, RPCU. Do you want to make a note of it? I can pause and give you some time to make a note of it. Open your FCOMs again. Now let's go to the next portions. Let's go to RPCU, Residual Pressure Control Unit. Now what does the RPCU do? Its function is to automatically depressurize the aircraft. But there are three ways by which we do it. In the normal pressurization profile as well, as soon as the main wheels touch the ground, we have the cabin is depressurized at a rate of 500 feet per minute. Then 55 seconds after touchdown, as we studied in the previous day, a full open command signal is given to the outflow valve. Correct? And after 70 seconds, the CPC changeover takes place. Despite all of this, if the aircraft does not depressurize on the ground, then what do we have? We have abnormal residual pressure on ground. We have abnormal residual pressure on ground. Okay? In such a case, RPCU is another controller which is going to give us depressurization control on the ground. Now, it has its own set of triggering conditions. It triggers if these four conditions are satisfied. Okay? एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे होना चाहिए सबसे पहले. दोनों सीपीसी फेल कर गए हैं तभी काम करेगा. आउटफ्लो वाल्व ओपन नहीं हुआ है, विच इज बट ऑब्वियस दैट अगर ये दोनों सीपीसी 1+2 फेल किए हैं एंड आउटफ्लो वाल्व नहीं ओपन हुआ है, ऑफकोर्स सी बात है, अगर सीपीसी फेल हो जाएंगे दोनों, आउटफ्लो वाल्व ग्राउंड पे नहीं खोलेगा अनलेस यू मैन्युअली डू इट. In such a case, outflow valve is commanded fully open. बट ये तभी होगा या तो जब आपके इंजन ऑफ हो जाए या स्पीड इज लेस देन 100 knots. So let's say I'll give you in a situation. Let's say you had a CPC 1+2 fault. You made sure you have an air turn back. Now you also have a medical emergency on board. Okay, and you have an engine failure. Will pressurization be a priority? No. Let's say you landed with a single engine. As per the procedure, you have to depressurize the aircraft after landing. In CPC 1+2 failure, you have to depressurize. तुमने नहीं किया, तुम भूल गए. You're operating in Delhi, high traffic density है, भूल गए. तो तुम 100 knots के नीचे जब तुम्हारी स्पीड हो जाए और तुम ग्राउंड पे हो और सिस्टम को पता है कि सीपीसी फेल हुए हैं और पायलट ने आउटफ्लो वाल्व नहीं खोला है, all four conditions, then RPCU will open it for you. Understood? Any doubts? Then we have ditching. Please remember the keywords Opera F. Opera F. Very simple question that gets asked: what all valves are closed when you press the ditching push button? I have a question. Is the ditching push button a reversible switch or an irreversible switch? Reversible. It is a black colored reversible switch. Under what conditions do you use the ditching push button if not ditching? Structural damage. Show me where it is written. Don't read it. I just Guess. made a guess. Okay. What did you think? So I thought like if in case of a structure damage, there is a probable
damage. So we'll try to, hold as much as much of pressure that we can. So for that, we will CPCs close will do all. that for you. But then if you close the avionics ventilation inlet and extract valve, how will avionics cooling take place? Then your motherboards will get fried up. Because of the heat. Let's say you're carrying live animals in your cargo. You close the cargo outlet isolation valve. कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से तुम्हारा सारा लाइफ स्टॉक डेड स्टॉक बन जाएगा. Right? So the correct answer is cold soaking an aircraft. When you're preparing an aircraft for a cold soak, that's when you do it. It's there in your FCTM, it's there in your FCOM, special operations. You can go and read it in your free time. Cold soaking an aircraft. That means रशिया में तुम जहाज पार्क कर रहे हो स्नोफॉल के बीच में. So what you do is you turn the ditching push button to on, turn the batteries off, close the aircraft, shut down the entire aircraft, batteries भी off कर दी, APU भी off हो गया, सब off हो गया, and then you turn the ditching push button back to on, मतलब back to auto in its original position. मतलब जैसे ही तुमने बैटरीज ऑन करोगे वो डिचिंग पुश बटन देखेगा, अरे ये तो क्लोज बोला था, डिचिंग ने बोला था सारे वाल्व्स क्लोज कर दो, अभी ये वापस ऑटो हो चुका है. So whenever the next time the aircraft is energized electrically, all the valves will again open. That's how the ditching push button is used, not for ditching but for cold soaking an aircraft. Clear? New information for everyone? So what all the valves which are below the flotation line get closed. Does the safety valve in the pressurization system get closed? कौन कौन से वाल्व हैं? ओपेरा एफ, आउटफ्लो वाल्व भी तभी बंद होगा जब ऑटो मोड में है, मैन में तो नहीं होगा, मैनुअल प्रेशराइजेशन कंट्रोल में नहीं होगा. पैक फ्लो कंट्रोल वाल्व्स, वेयर आर द पैक फ्लो कंट्रोल वाल्व्स? जो आपकी एयरक्राफ्ट की जो बेली है ना वहां पे पैक्स है. एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट आपने देख रखा है, प्रेशराइज्ड अनप्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट्स में, दैट इज वेयर द पैक्स आर. देन वेरी क्लोज टू दैट वी हैव अनदर इमरजेंसी रैम एयर इनलेट वाल्व, उसको भी बंद कर दिया जाता है. Basically you want to make the aircraft a boat, so flotation line के नीचे जितने भी होल्स है बंद कर रहे हो. Avionics ventilation inlet and extract valves, इनको भी बंद कर देते हैं. Skin air inlet valve जो है ना राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे, उनको भी बंद कर देते हैं. Lastly, अगर आपका कार्गो में वेंटिलेशन सिस्टम है then you close that isolation valve as well. Questions will get asked, what all valves are closed? Okay, any doubts? Make a note if you want to, then we can proceed to the next portion. Now let's talk about controls. We have discussed this manual control, no doubts here. ये वाला हम लोग कर चुके हैं, right? Okay, you can lower your hands. So when it is an auto, you're in automatic pressurization. अगर आपने valve को यहाँ पे घुमाया हुआ है, you're in semi-automatic pressurization. You can select it from -2000 all the way to 14000. Now अगर आपको accurately adjust करना है, then in that case you have to refer to your ECAM. ठीक है, as I've briefed it to you. These indications are in thousands of feet. कोई doubt? Now question gets asked, when will this fault light show up? There is only one condition, CPC 1+2. There is only and only one condition. Now I have a question. When you were studying air conditioning, pack fault light कब आती है? कुणाल,
पैक ओवरहीट पे। वेरी गुड सर्वेश। Okay, so backflow control valve will come when? Kunal, you said overheat. Krish, Compressor overheat. correct. Pack outlet overheat and compressor overheat. ठीक है कुणाल, दो हैं, compressor overheat, compressor outlet temperature overheat and pack outlet temperature overheat. Subal, one more. मेरे को और एक बार रिवाइज करना पड़ेगा भैया। शाबाश। अस्मित, Pack wall position disagree. very good. Valve position disagree. ठीक है, यहाँ पे fault light कब आएगी? CPC 1+2 failure. Now let's say you put it into manual mode, wait for 10 seconds, then you again put it to auto. What will happen is CPC switchover will happen. Any doubts? No doubts? Great. Now let's come to तो ये स्विच ओवर कब करता है, क्यों करता है? ये switch over कब करते हैं? Beautiful question. Open your EQRH or QRH. Beautiful question. So it's actually I'm unable to find it here कि ये books में कहाँ पे कह रहा है, but it's actually done on the ground to get a change of the cabin pressure controllers. So unofficially, let's say there is a fault. कई बार you have spurious alerts in the aircraft as well. Spurious मतलब you do not really have a fault, the system is actually operating normally, but ECAM में fault आ गया. So press it to man, wait for 10 seconds, put it back on. ठीक हो जाता है. Many a times it happens. That is why in your QRH also you have a system reset table. ठीक है, तो basically it's a reset. तुम CPC 1 से CPC 2 पे जा रहे हो manually. That's when you do it on the ground. मैंने एक बार ये किया हुआ है फ्लाइट में. I'm not able to locate which checklist did it require, but I have done it in flight once, not on the ground. कुछ तो ऐसा ही कैम था या कुछ तो ऐसा था that we had to do it. किया था हम लोगों ने. Yes. So I just have one question. So apart from this manual, which that can we do from one CPC to another, there is one automatic after every landing cycle, right? 70 seconds Yes, after yes. the land. Okay. ठीक है सुबल, मतलब ये करते हैं हम. कई बार होता है अगर मान ले फ्यूल क्रॉस फीड का हम लोगों को फॉल्ट आ जाता है, या फ्यूल लेफ्ट टैंक ट्रांसफर राइट टैंक ट्रांसफर वाल्व का फॉल्ट, वी जस्ट पुट इट टू मैनुअल मोड. उसमें भी एक मैनुअल मोड है, अगेन यू पुट इट बैक टू ऑटो. ठीक हो जाता है यार. कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, तो रीबूट करने के बाद चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं. सो इन सच केसेस यू यूज इट. सिमिलरली ना एंटी स्किड नोज व्हील स्टीयरिंग ऑफ करता है, फिर वापस ऑन करेगा 3 सेकंड बाद. what are you doing? You are doing a BSU channel switch over. Right? That's the funda. ठीक है? Any doubts? Any doubts? एक और डाउट था, Yes. मैन मोड ऑन करने के बाद हम लोग 10 सेकंड्स वेट करते हैं. Yeah. क्यों? It's the same thing as whenever you're doing a system reset. जब let's say you were going for type rating, what were you told? Switch के बाद 3 seconds wait करो, CB के लिए 5 seconds wait करो. Right? This is how the system operates. 3 सेकंड वेट करोगे कोई भी स्विच के लिए तो सिस्टम रीसेट होगा. सीबी के लिए 5 सेकंड वेट करो तब जाके सिस्टम रीसेट होगा. अगर 10 सेकंड के पहले उसको बंद कर दोगे तो वो सिस्टम रीसेट नहीं होगा. द सीपीसी स्विच ओवर विल नॉट हैपन.
सो लेट्स से कंप्यूटर की सप्लाई चली गई, बट वो 8 सेकंड में वापस आ गया, मतलब ठीक है थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी गई थी, सीपीसी बनी रहेगा, 10 सेकंड उसका बेंचमार्क है स्विच ओवर होने के लिए। थिंक ऑफ इट एज दैट वे, ओके। नाउ गार्डेड स्विच डिचिंग, जब आप इसको ऑन करोगे तो ओपेरा एफ वाल्व्स बंद हो जाएंगे। इन दिस केस एक आपको नोट याद रखना है, इसके ऊपर मैंने खुद एक क्वेश्चन देखा है। लेट्स से तुम्हारे डोर्स क्लोज्ड है, ठीक है, तुमने डिचिंग पुश बटन दबा दिया, एयरक्राफ्ट प्रेशराइज्ड है, तुमने डिचिंग पुश बटन दबा दिया, क्या होगा? पैक फ्लो कंट्रोल वाल्व भी बंद हो जाएंगे, एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग सप्लाई, वेट क्रिश, एयर कंडीशनिंग सप्लाई भी बंद हो गई। बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू, इफ द डोर्स आर क्लोज्ड और तुमने डिचिंग दबा दी है और इसके साथ साथ लो प्रेशर ग्राउंड काट है, अब लो प्रेशर ग्राउंड काट तो भाई तुमको तो कंटिन्यूसली एयर की सप्लाई देते जाएगी, इसका तो हमारे पास कोई इनपुट वाल्व बंद करने का जगह ही नहीं। देन इन दैट केस द एयरक्राफ्ट विल गेट प्रेशराइज्ड, ओके, डिफरेंशियल प्रेशर विल बिल्ड अप, ये आपके एफकॉम में कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। बट on the other hand, if your high pressure ground cart is connected, delta P will not build up. Why? Because high pressure की ground cart कहाँ जाएगी? पैक्स में जाएगी, पैक्स का आउटपुट होगा, लेकिन पैक्स के आउटपुट जा ही नहीं पाएगा बिकॉज पैक फ्लो कंट्रोल वाल्व इज क्लोज्ड। हम ग्राउंड पे क्यों दबाएंगे टीचिंग स्विच को? ये कोल्ड एनवायरनमेंट पे लैंडिंग के टाइम के बाद की बात चल रही है या तो तुम ग्राउंड पे नहीं दबाओगे, ये एफकॉम हाँ। में लिखा हुआ है और इसका क्वेश्चन बैंक्स में है और आ चुका है एग्जाम में, बोल के मैं सिखा रहा हूँ। गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंडिकेटर्स। अच्छा, कैबिन प्रेशर कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स में जो इंडिकेटर्स हैं इसमें काफ़ी सारी एडवाइजरीज हैं, बाकी सारे सिस्टम्स में इतनी एडवाइजरीज नहीं है जितनी इसमें एडवाइजरीज हैं, तो ये एडवाइजरीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। As I told you in the first class that there are three particular indications that we primarily deal with. The three indications that we primarily deal with is delta P, man VS and cabin altitude. हमारे सिस्टम को पायलट को और कुछ नहीं चाहिए। What particular thing or what indicates a rapid decompression? What indicates a slow decompression or a depressurization? High cabin VS means a rapid depressurization. So how can you establish whether it is a structural damage or not? अगर हाई कैबिन VS है एंड यू हियर अ लाउड बैंग, दैट मीन्स इट इज स्ट्रक्चरल डैमेज, कुछ टूटा है, कुछ फटा है हल में, इसकी वजह से अचानक से कैबिन ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है। However, if it is a slow one, the VS will not rise that much. For example, pack 1+2 failure. Clear? Need to remember that there are a lot of advisories. What is an advisory? What is an ECAM advisory? Yes. So advisory is basically when there is no imminent threat, but some damage or let's say some fault which can lead to failure of some system. Correct. You're right. So the entire idea is, there is a fault which is about to happen, something adverse is about to happen, but before even you reach the amber limit, you need to catch hold attention of the guy. Okay. Now where do you find advisory conditions? Where do you find these advisory conditions? Is it on the memo page? No, I want an entire list. कहाँ पर मुझे सारे advisory conditions की list कहाँ पे मिलेगी?
Procedures, abnormal procedures, advisory in F form. Procedures. Very good. So procedures, abnormal and emergency procedures, ECAM advisory, conditions. Shabash. पढ़ो, पहले पढ़ो cabin vertical speed का. The advisory is cabin vertical speed is more than 1800, then we have an advisory. Correct? पढ़ो क्या procedure है. A CPC changeover is recommended. Mode selector to manual. Wait 10 seconds. Mode selector to auto. So someone who was asking me, no, sir हम लोग कब चेंज ओवर करते हैं, देखा. I told you मैंने किया हुआ है ये कहीं, यहाँ पे लिखा है. कोई डाउट? So when do you get an advisory? As per the pressurization chapter, the advisory for VS is when you are crossing above 1750. एंड ये एडवाइजरी बंद तब होगी जब 1650 के नीचे आ जाएगी. ओके, कोई डाउट? यस. So basically, the advisory which you're saying. So let's say if we have an advisory for any system or something, so the corrective actions, do we have it on the ECAM, or do we need to refer this particular table as only with the? You need to refer to this particular table. Okay. Advisories are not associated with ECAM. Okay, since you asked me this question, how does an advisory show up? What is an advisory and how does it show up? It blinks as ADV in the Sorry? memo page. It Memo blinks page as पे आता ADV है? in the वही secondary display ECAM पे ADV blink होता है ना. Anyone else? Probably the associated system page will pop up on the SD. Okay, and then the advisory memo will be there on the page. go to aircraft systems 3110. Go to aircraft systems 3110, warning / caution classification. 3110 warning / caution classification. Okay, do you have a table in front of you? You have level 3, level 2 and level 1 warnings, and below that you have advisory, right? So when is an advisory shown? Whenever any system parameter is drifting. Okay, why is it there? A parameter in the system is drifting from its normal one. Is there any alert, oral alert? No. Is there any visual alert? Yes. Automatic call of the relevant system display page on the lower display of the ECAM. The affected parameter pulses green in color. On the ECAM, engine warning display, यहाँ पे ADV करके शो होता है व्हाइट में एडवाइजरी के लिए. ठीक है, कोई डाउट? Any doubt? So what is an advisory? This is an advisory. So you have an advisory for all these three. याद होनी चाहिए. इसकी एडवाइजरी कब आएगी? डेल्टा P is more than 1.5 psi increasing or less than 1 psi, और बंद कब होगी? less than 1 psi decreasing in phase 7. In phase 7. Now what are phases? बताओ चलो.
पता है फ्लाइट फेजेस? नहीं पता है। कहाँ मिलेगा फ्लाइट फेजेस? पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। Go to 3115. Go to 3115. Then go to flight phases. मिला? What is flight phase 7? Approach. Final approach. फाइनल अप्रोच मतलब तुम लैंड करने आ रहे हो, लैंड करने आ रहे हो तो 1.5 psi से ज़्यादा तुम्हारा प्रेशर नहीं हो सकता. The cabin pressure controller has to maintain it plus 0.1 psi, not anything more than that. Right? 1.5 मतलब तुम्हारा एयरक्राफ्ट इज प्रेशराइज्ड टू अ वेरी गुड एक्सटेंट मैन. कोई डाउट? एम्बर होगा नेगेटिव प्रेशर डिफरेंशियल -0.4, पॉजिटिव डिफरेंशियल प्रेशर 8.5 के बियॉन्ड. कोई डाउट? सो इसकी एडवाइजरीज, डेल्टा पीएसआई की एडवाइजरीज कवर्ड, वर्ड स्पीड की एडवाइजरीज कवर्ड. नाउ लेट्स कम टू द कैबिन प्रेशर, सॉरी करेक्शन, कैबिन ऑल्टीट्यूड. इसका तो भाई इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, इतना कॉमन क्वेश्चन है, तो पूछा ही जाता है. इसके तो वैल्यूज रट लो. एडवाइजरी कब आती है? 8800 के ऊपर 8600 पे गायब हो जाएगी. रेड वाला विच इज दी, ये इसमें एम्बर नहीं है ब्रो, इसमें सीधा रेड है. 9550 फीट इज द कैबिन प्रेशर एक्सेस कैबिन ऑल्टीट्यूड. इसी पे तुम्हारा ईकैम का अलर्ट आएगा रेड. लेकिन इसकी रेजोल्यूशन है, लिमिटेड रेजोल्यूशन है, और वो लिमिटेड रेजोल्यूशन भी कितनी है? ±350 फीट. तो एरर भी दे दिया है. टॉलरेंस कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? टॉलरेंस. एनी डाउट? इसकी एडवाइजरी कब आएगी? इतने पे आएगी फेज 7 में. इसकी एडवाइजरी कब आएगी? इतने पे आएगी. इसकी एडवाइजरी कब आएगी? इतने पे आएगी. इसका एम्बर कब आएगा? इतने पे आएगा. इसका रेड कब आएगा? इतने पे आएगा. इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. एनी डाउट दैट यू हैव इन दिस पोर्शन? पक्का? कोई डाउट? नो डाउट्स? क्लियर है? आगे बढ़ो. यहाँ पे लैंडिंग एलिवेशन है, मैंने बोला था तुम उसको टॉगल करोगे. अगर मान लो वो ऑटो मोड में, तो यहाँ पे लिखा रहेगा ऑटो एंड देन 500 कहाँ से आया? FMGC से आया. लेकिन अगर तुमने मैन्युअली सिलेक्ट किया, दैट मीन्स यू आर इन सेमी ऑटोमेटिक मोड एंड यू हैव मैन्युअली सिलेक्टेड यूजिंग द लैंडिंग एलिवेशन नॉर्म 500. ठीक है? दैट्स दीज आर द ओनली टू थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल. नाउ यू हैव 2 CPC, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2. जो भी सिस्टम एक्टिव है वो लिखा रहेगा. Either this will be written or this will be written. If neither is written, man will be written. What is being controlled? System 1 is being controlled, system 2 is controlling it, or manually you are controlling it. तीनों में से कोई एक ही रहता है. कोई डाउट? Whichever system is active, system 1, system 2 और manual. कोई डाउट नहीं है. बाकी प्रेशराइजेशन सिस्टम में बचे हमारे पास ये दो वाल्व. ठीक है, पहले आउटफ्लो वाल्व के बारे में देख लेते हैं. आउटफ्लो वाल्व की पोजीशन दिखाता है ये, एंड इट इज एम्बर अगर 95% से ज्यादा खुला हुआ है वो फ्लाइट में. एट व्हाट ऑल्टीट्यूड इज द आउटफ्लो वाल्व फुल्ली क्लोज्ड? Outflow valve gets fully closed at this altitude. Where is it written? FCOM limitations. Go to your FCOM. Go to limitations. Go to cabin pressure. Air bleed, condition, pressure, ventilation. Then go to cabin pressure.
It's not 15,500, it's actually 15,000 feet. Did you find it? So there's a chart there. There's a red line there. That red line के टॉप में जाके देखो, आउटफ्लो वाल्व क्लोजर इज एट इक्वल टू 15,000 फीट. अगर आउटफ्लो वाल्व 95% से ज्यादा खुली हुई है इन फ्लाइट, मतलब उसकी एम्बर पोजीशन, वो एम्बर हो जाएगा. ठीक है. लास्टली सेफ्टी वाल्व कब होता है? कैबिन में ओवर प्रेशर या नेगेटिव डिफरेंशियल प्रेशर बिल्डअप होने पे होता है. कब खुलता है? अगेन लिमिटेशंस पे जाओ, देखो ऊपर लिखा हुआ है सेफ्टी वाल्व की, सेफ्टी रिलीफ वाल्व की सेटिंग कितनी है? 8.6 psi. ठीक है. सो कब खुलता है? इट ओपन्स एंड द डेल्टा पी इज मोर देन 8.6 psi. लेकिन इंडिकेशन कितनी रहेगी तब? 8.9 9.7 ड्यू टू टॉलरेंस. दो सेफ्टी वाल्व है, कोई भी एक खुलेगी ना, ये ओपन दिखा देगा. इसीलिए जब हम लोग सेफ्टी वाल्व पढ़े थे उस दिन, आई टोल्ड यू वाल्व्स दो हैं लेकिन इंडिकेशन एक है. क्लियर? दैट वाज अबाउट इंडिकेटर्स. क्रूज पेज भी है हमारे पास. क्रूज पेज एंड डोर ऑक्सी पेज, इन दोनों पे दिखाया जाता है कैबिन प्रेशर का. सो क्रूज पेज इज वन ऑफ दो सिस्टम डिस्प्ले पेजेस जो आपके इकैम कंट्रोल पैनल पे है ही नहीं. ये जो क्रूज पेज है, इसमें दो चीजें दिखाई जाती हैं, हमेशा याद रखना. एक इंजन पैरामीटर्स और एक एयर पैरामीटर्स. क्रूज पेज इज मेड अप ऑफ 2 sections only. For those people who cannot remember it, these are the few things. आपने जो प्रेशराइजेशन में ये वाला पोर्शन देखा ना, ये पूरा पोर्शन क्रूज पेज में. डेल्टा पी कैबिन वर्ड स्पीड, कैबिन ऑल्टीट्यूड. डेल्टा पी वर्ड स्पीड, कैबिन ऑल्टीट्यूड. सेम सीक्वेंस में भी है. देखो डिजाइनिंग देख रहे हो एयरबस की, सेम इंफॉर्मेशन, लैंडिंग एलिवेशन ऑटो, सेम लेआउट, इट्स द सेम फकिंग पेज. और उसमें एयर कंडीशनिंग का भी डेटा दिया हुआ है. और क्या चाहिए? और इसके ऊपर तुम्हारे पास इंजन पैरामीटर्स रहते हैं. सो इट्स द सेम एज वन. और यहाँ पे डोर ऑक्सी पेज में वर्ड स्पीड दिया जाता है, विच इज ऑल्सो द सेम एज वन. ओके. Lastly, to end the chapter, we have an ECAM memo. What is an ECAM memo? A temporarily selected system or an operation is written over here. For example, parking brake, predictive wind shear off. ये सब ECAM memos हैं. Engine anti-ice, wing anti-ice, APU bleed, Nose wheel steering. nose wheel steering disconnect, nose wheel steering disconnect. ये सारे memos हैं which are reminders to the pilots. Ice not detected, anti-icing वाले चैप्टर में पढ़ा था. 195 seconds बाद आता. ठीक है. यहाँ पे मैनुअल लैंडिंग एलिवेशन विच बेसिकली प्रॉम्प्ट्स द पायलट की बॉस सेमी ऑटोमेटिक is selected. Any doubts in pressurization? We'll call it a day.